हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतीक, आपका दोस्त, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी क्लासेस पर। तो आज से पहले जो आपकी क्लास हुई थी साइंस की, उसमें आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया था कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, सेल थ्योरी बताया था, ठीक है। और उसके बाद हमने सेल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं जो अपना एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट में अपनी वीडियो में जब बताया था तो उसमें बोला था कि प्लांट सेल और एक एनिमल सेल होती है जो मल्टी सेलुलर्स में आती हैं। तो आज हम उन दोनों सेल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेल के ऑर्गेनल्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। इन दोनों सेल्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के बारे में पहले हम एनिमल सेल प्लांट सेल। यदि हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम बात करें, ठीक है, यदि हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करेंगे कि प्लांट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। और यदि हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में। यदि हम बात करें शेप की तो प्लांट सेल की शेप जो होती है वो राउंड शेप और इरेगुलर शेप होती है, यानी कि प्लांट सेल की जो शेप होती है वो सर्कुलर या फिर इरेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं होता। और प्लांट सेल की हम बात करें तो उसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो एनिमल सेल में राउंड शेप, राउंड और इरेगुलर। प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है, सॉरी, प्लांट सेल जो होती है वो होती है रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। अब अगला डिफरेंस जो हमारा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, अगला डिफरेंस ये है कि वैक्यूल्स, यानी कि जो स्पेस, खाली स्पेस जो होता है वो प्लांट सेल में बहुत कम होते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। बट प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बट वो भी एक बहुत लार्ज अमाउंट में, जो कि पूरी सेल का 85 to 90% एरिया कवर कर देता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट वन और मोर, एक या एक से अधिक स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, हमारी एनिमल सेल में। और प्लांट सेल की हम बात करें तो एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि 85 to 90% एरिया को कवर करके रखता है प्लांट सेल का, ठीक है। इस लार्ज वैक्यूल एज कंपेयर टू एनिमल सेल, लार्ज वैक्यूल जो कवर करता है 85 to 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल। तो हमारे तीन डिफरेंसेस ये हैं। अभी हम आगे डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो आगे जो डिफरेंस है हमारा वो है सेंट्रियोल्स और क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस इज सेंट्रियोल और क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लोअर प्लांट्स में होते हैं, और एनिमल सेल्स में जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लोअर प्लांट्स में होते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट
ठीक है। और यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, वो लोअर प्लांट्स में होते हैं, जो कि बहुत छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डिपेंड, यानी कि जो हमारा अगला डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट्स के अंदर सॉरी एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारा जो काम है, हम एनिमल सेल्स का एनिमल जो काम करते हैं वो अपना काम खाना बनाने का अगर प्रक्रिया देखें हम कभी न्यूट्रिशन, यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, प्लांट्स को। तो क्लोरोप्लास्ट जो फॉर्म, वो क्लोरोप्लास्ट का जो काम है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बस। बट एनिमल सेल्स क्या है, एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट का कोई हमारी बॉडी में प्रेजेंस है, एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंस नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड के ऊपर डिफरेंस यदि हम करें तो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है हमारा प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड एब्सेंट as compared to plastid is present in plant cell। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है जो कि स्टार्च, एक शुगर मॉलिक्यूल है स्टार्च का सिंथेसिस करती है और फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे जो एनिमल सेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे एनिमल सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल के साथ प्रेजेंट होती है, विद सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा लाइसोसोम्स के अंदर। तो लाइसोसोम्स का काम है, लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और बट प्लांट सेल के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता। लाइसोसोम्स occurs in centriole, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, बट प्लांट सेल के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर नो एविडेंस, कोई इसका प्रूफ नहीं है, नो एविडेंस। जो लास्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है सीलिया के ऊपर डिफरेंस। सीलिया के ऊपर डिफरेंस है हमारा, इन सब चीजों के बारे में हम अपना आगे पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, सेल्स के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उन्हों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो तब बताएंगे कि इनों का क्या फंक्शन है, इनको ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनों का कुछ अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो अगला जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर हमारा डिफरेंस, सीलिया प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट सीलिया present in some plants। कुछ प्लांट्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ प्लांट सेल्स के सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल्स में हर सेल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में
डिफरेंस। और यदि हम इन दोनों की सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज इन दोनों की बहुत सी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स होता है, ठीक है, और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो बहुत सारी नॉर्मल चीजें ऐसी हैं कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में सेम होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? तो सेल ऑर्गेनल्स वो होते हैं कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो ऐसे ही सेल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के ऑर्गन्स। सेल के ऑर्गन्स क्या क्या हैं? तो सेल के मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई थी। यदि आप वो बहुत सारी चीजें बताई थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सुपरफिशियली उसमें बताया था, यदि आपने वो वीडियो देखी थी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बट हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले आता है हमारे सेल ऑर्गेनल्स की थ्योरी, सॉरी सबसे पहला आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आउटर कवरिंग लेयर होती है किसकी? सेल की, ठीक है, सेल की आउटर कवरिंग लेयर होती है। अब इसके भी कुछ अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके इनके फंक्शंस को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के 3 मॉडल थे। फर्स्ट मॉडल का नाम है, यानी उन्हें हम बोलते हैं, पहले लिखता हूं मैं उन्हों का हेडिंग, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने 3 अलग अलग मॉडल दिए थे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है सैंडविच मॉडल, सेकंड है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, और थर्ड वन जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। थर्ड इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हम इन मॉडल्स को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कौन से मॉडल से? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैंडविच मॉडल से। तो सैंडविच मॉडल जो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, एक जिन्होंका नाम था डेनिली और डेवसन। डेनिली और डेवसन, सैंडविच मॉडल दिया था डेनिली और डेवसन। सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सैंडविच प्रपोज्ड बाय, यानी कि हम इसकी बात करें कि किसने दिया था, तो ये 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। प्रपोज्ड बाय डेनिली एंड डेवसन। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था इन 1935। 1935 में इन्होंने एक मॉडल दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स होती है, उसमें 2 लेयर्स होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने पहला जो पॉइंट बोला था, मैं लिखता हूँ आगे लाइन इन्होंने मॉडल की, यहाँ से मॉडल स्टार्ट होता है इन्हों का, ठीक है। इन्होंने जो पहली लाइन बोली थी, ये बोली थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड।
लिपिड। प्रोटीन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो इन्हों का पहला पॉइंट ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। सेकंड पॉइंट इन्होंने जो बताया था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन इज अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो है वो ग्लोब्यूलर शेप का है, यानी कि सर्कुलर शेप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, तो इनका अगली पॉइंट जो थी, इनका अगला पॉइंट था फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। Phospholipid are एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक इन्होंने बताया था, एम्फीपैथिक का मतलब है कि जिन्होंने बाइलेयर बताई थी, यानी कि फॉस्फोलिपिड जो बताया था उन्होंने इस तरीके से बताया था। स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ इस तरीके से होती है जिसके ऊपर फॉस्फोरस का बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, इसको कहेंगे हम हेड और ये होता है टेल। ठीक है, और ऊपर फॉस्फोरस का बॉन्ड लगा होता है। तो ये जो होती हैं ये ग्लिसरॉल से बनी होती हैं, ग्लिसरॉल हेड, इसको हम ग्लिसरॉल हेड भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल हेड। और जो टेल बनी होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। और इन्हों को एम्फीपैथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो हेड होता है, जो ग्लिसरॉल हेड होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड जो टेल होती है, टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये डुअल नेचर की होती है। इनकी डुअल नेचर का मतलब है कि जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो सेकंड इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, जिसका मतलब है कि वो हाइड्रो लविंग है, उन्हें वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो टेल की हम बात करें तो टेल है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक का मतलब होता है फियर, हेटिंग, मतलब इन्हें को टेल को वाटर से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, सैंडविच मॉडल का जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अटैच्ड इन बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर attached in bilayer, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर की होती हैं, वो इस तरीके से डबल लेयर की होती हैं। ठीक है, अब इनों की जो डबल लेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे हेड टेल, फिर हेड, फिर टेल, हेड टेल। ठीक है, और ये नीचे की साइड भी ऐसे ही होती हैं। तो इन्होंने इस चीज को बताया था कि ये बाय लेयर होती हैं, इनकी इनकी दो लेयर होती हैं। और किस मैनर में इनकी लगी होती है कि जो इनकी जो टेल है वो अपना मतलब दोनों टेल्स का फेस जो है एक साथ होता है, और जो इनका हेड है वो अपोजिट साइड होता है। तो in such a manner tail faces to each other, मतलब कि दोनों साइड की टेल्स का
फेस अपनी अपनी तरफ होता है, यानी कि दोनों टेल्स का फेस इस तरीके से होता है। यानी कि मान लीजिए कि मेरा हाथ वो हेड है, ये हाथ भी हेड है, ये दो उंगलियां इसकी टेल्स हैं। तो यदि हम ऐसे करें तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसे है, ये टेल्स है तो अपना अपना फेस एक साथ कर रहे हैं, तो यानी कि टेल का फेस ऐसे होता है अपनी अपनी फेस की तरफ। और जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन करता है वो एक वीक फोर्स होता है जिसका नाम होता है वैन डर वाल फोर्स। फोर्स की बात करते हैं हम, फोर्स इज, यदि हम फोर्स की बात करें कि इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है वैन डर वाल फोर्स, जो कि एक वीक फोर्स होता है। ठीक है, यदि हम बात करें आगे प्रोटीन की, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो बना है फॉस्फोलिपिड, सॉरी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है। तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है हेड के ऊपर, दोनों साइड हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, these are phospholipids, और यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन बताया था, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि सर्कुलर शेप में, तो इसलिए हम स्फेरिकल शेप में बनाएंगे, तो ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने बताया था कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, हेड इज हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, यानी कि इन्हों को वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम यदि टेल की बात करें, ये होती है हाइड्रोफोबिक, जो वाटर हेटेड होती है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट के फेलियर्स की बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ये फेलियर मतलब इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था, डेनियल और डेवसन का जो कॉन्सेप्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पे सैंडविच कॉन्सेप्ट जो दिया था, सैंडविच मॉडल जो दिया था, उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था। तो इन्हों के तीन मेन रीजन थे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन्हों के इस कॉन्सेप्ट से, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम बात करते हैं, ये एक फैट का पार्टिकल्स है, फैट पार्टिकल्स है, तो ये जाएगा सेल के अंदर। इसको सेल, हमारी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। सेल के अंदर जाएगा, प्रोटीन क्रॉस करेगा, इसको प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड को भी क्रॉस कर देगा, टेल को भी क्रॉस कर देगा, इसको किसी चीज से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है टेल, और ये भी एक फैट है, और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, इसलिए पूरा क्या हो गई फैटी, इसीलिए इसको हम कहते हैं डाइग्लिसराइड फैट। अब ये पूरी सेल को क्रॉस करके, हम इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारी सेल के अंदर तक आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें वाटर सॉल्युबल थिंग्स की, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं। विटामिन्स की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ए, डी, ई, के, और यदि हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें, वाटर की बात करें, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी और सी, या फिर वाटर आए या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आए, तो यहां तक आएगा। प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसको प्रोटीन, ये प्रोटीन है ऊपर जो है रेड कलर में, ठीक है। प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि प्रोटीन से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर से। प्लस
नेक्स्ट आ गया ग्लाइसरोल। ग्लिसरोल में जब एंट्री करेगा तो ग्लिसरोल भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है ग्लिसरोल, ठीक है। और यदि हम बात करें टेल की, जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पर जो टेल्स हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, जो वाटर हेटेड होती हैं। तो वाटर हेटेड होती हैं तो ये वाटर को एंटर नहीं करने देगा, जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को फेल हो गया था, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने जो टेल बताई थी, जो फैटी एसिड की जो टेल बताई थी वो हाइड्रोफोबिक बता दी थी, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल थिंग्स, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी सेल के अंदर तक नहीं जाते, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला ड्रॉबैक ये है इनका कि इन्होंने हाइड्रोफोबिक बता दिया था, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल चीजें नहीं जा रही हैं। सेकंड पॉइंट है इनका, सेकंड जिसकी वजह से गलत साबित हुए थे, सेकंड जो है इन्होंने सेल्स की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रेशियो नहीं बताई थी, रेशियो नहीं बताया था। अब हम रेशियो की बात करें प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की, यदि हम इनकी रेशियो की बात करें तो इन्होंने रेशियो नहीं बताया था। रेशियो जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6 प्रोटीन है यहाँ पर, ठीक है। और यदि हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर इन्होंने रेशियो करेक्ट नहीं दिया था। दूसरा, इनका रेशियो नहीं हुआ था, इस वजह से ये रिजेक्ट हुआ था। तीसरी बात, इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल, ये फॉस्फोलिपिड जो है वो अपना मूवमेंट करती हैं, चेंजिंग करती हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया था, इसको फेलियर मिली थी। तो इसके बाद दो साइंटिस्ट और साइंटिस्टों ने कॉन्सेप्ट दिए, दो कॉन्सेप्ट और थे जो मैंने अभी पहले बताए, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट जब दिए थे उन्होंने, तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं स्ट्रक्चर को देखकर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, एक नई चीजें निकाली, जिसके बारे में हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करा दूं कि इसके ड्रॉबैक्स किस वजह से होते। तो पहला ड्रॉबैक हुआ था, इन्होंने जो इसकी टेल बताई थी वो हाइड्रोफोबिक थी, वाटर हेटेड। सेकंड जो बताया था कि वो रेशियो नहीं बता पाए थे सही से। और तीसरा जो था, उन्होंने इसकी रिजिडिटी यानी कि कठोर, यानी कि कोई सेल है वो कठोर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। तो आने वाली वीडियो में हम अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो हम उसे कवर अप कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।